Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will start the Unit 2 of DSA Economy, State and Society. Unit 4, we will do it on later on. So, this is the Unit 2nd, first reading, namely the Nature and Logic of Capitalism, जिसके अंदर हमें Hillbrunner book की Chapter 4 करना है, that is the Role of State. This is the first reading of Unit 2, DSA Economy, State and Society. But now let's start. What is the overview of capitalism? इस रीडिंग का ही नाम ही है नेचर और लॉजिक ऑफ कैपिटलिज्म. नेचर और लॉजिक क्या है कैपिटलिज्म का? So let's see the overview first. Capitalism is primarily understood through market behavior such as pursuit of capital and the dynamics of supply and demand. जो कैपिटलिज्म है वो प्राइमरली मार्केट बिहेवियर के थ्रू अंडरस्टैंड किया जाता है कि कैसा मार्केट बिहेवियर है. फॉर एग्जांपल, परस्यू ऑफ कैपिटल कितना है, किसी के पास कितना कैपिटल है. डायनेमिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई कितना है, डिमांड कितनी है, उसके हिसाब से सप्लाई या कैपिटलिज्म को उसी पैरामीटर पे अंडरस्टैंड किया जाता है. दैट इज द ओवरव्यू. नाउ बियॉन्ड मार्केट फोर्सेस मार्केट बिहेवियर के अलावा कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं दैट स्टेम फ्रॉम reorganization of work, skills and structure. मार्केट फोर्सेस के अलावा वर्क स्किल्स एंड स्ट्रक्चर के रीऑर्गेनाइजेशन भी कैपिटलिज्म के चेंजेस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट इज द मैनेजरियल framework. Managerial framework is also play a significant role in changing of the capitalism. Next is the technical equipment. कितना technical equipment use हो रहा है कोई भी capitalist के द्वारा through. So this is also play a significant role. Next, these elements are driven by goal of effective accumulation. ये जो एलिमेंट है सच एज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क स्किल और स्ट्रक्चर का रीऑर्गेनाइजेशन, मैनेजरियल फ्रेमवर्क्स, टेक्निकल इक्विपमेंट, ये जो एलिमेंट्स हैं ये ड्राइवन होते हैं थ्रू गोल ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एक्यूमुलेशन. मेन कैपिटलिस्ट का गोल ही कैपिटल एक्यूमुलेशन है, तो इसीलिए ये कैपिटल एक्यूमुलेशन के को इफेक्टिवली करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, इस कैपिटल एक्यूमुलेशन के गोल को अचीव करने के लिए ये एलिमेंट्स मेन रोल प्ले करते हैं विद मार्केट फोर्सेस. नेक्स्ट इज द सिनारियोज ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म के डिफरेंट क्या सिनारियोज हैं? सिनारियोज रिप्रेजेंट स्टाइलाइज्ड अकाउंट्स ऑफ कैपिटलिज्म मूवमेंट. डिफरेंट सिनारियो रिप्रेजेंट करते हैं स्टाइलाइज्ड अकाउंट ऑफ कैपिटलिज्म मूवमेंट. कैपिटलिज्म मूवमेंट में क्या डिफरेंट स्टाइल है उनके अकाउंट के दैट रिप्रेजेंट बाय सिनारियोस. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स फ्लक्चुएशन इन टोटल आउटपुट. टोटल आउटपुट में फ्लक्चुएशन कितना है, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, बढ़ रहा है आउटपुट या नहीं बढ़ रहा, कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रही है या नहीं हो रही. नेक्स्ट इज द इवॉल्विंग अरेंजमेंट ऑफ लेबर एंड मशीनरी. लेबर और मशीनरी में जो के अरेंजमेंट में जो इवॉल्वमेंट हो रही है, इवॉल्व हो रहा है, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है. लेबर पहले ज्यादा नीड होती थी मशीनरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले, पर जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या मशीनीकरण या मैकेनाइजेशन हुआ उसके बाद में जो अरेंजमेंट है लेबर और मशीनरी के ये इवॉल्व हो गए. जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की ट्रैप, जिसमें मैकेनाइजेशन होने के बाद लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई. तो दिस इज द इवॉल्विंग अरेंजमेंट. नेक्स्ट इज द चेंजिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में भी चेंज आने से कैपिटलिज्म मूवमेंट के, कैपिटलिज्म के जो अकाउंट है उनका स्टाइल चेंज होता है. नेक्स्ट इज द सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन. सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन क्या है कैपिटलिज्म के अंदर? कैपिटलिज्म कैन नॉट बी एनालाइज सोनली थ्रू प्रोडक्शन स्ट्रक्चर. अभी हमने देखा प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, मार्केट कैसे वर्क करती है, दैट हाउ मार्केट बिहेवियर और कैपिटलिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटलिज्म को अंडरस्टूड करने में. फर्दर और भी कुछ बियॉन्ड मार्केट फोर्सेस के कुछ और भी फोर्सेस बताई गई, जैसे कि वर्क स्किल्स, स्ट्रक्चर्स, मैनेजरियल फ्रेमवर्क, टेक्निकल इक्विपमेंट, और ये कैपिटल एक्यूमुलेशन में कैसे हेल्प करते हैं वो हमने देखा. कुछ सिनारियोज देखे जिसके अंदर जो कैपिटलिज्म मूवमेंट को स्टाइल करने में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फ्लक्चुएशन इन टोटल आउटपुट और इवॉल्विंग अरेंजमेंट ऑफ लेबर एंड मशीनरी.
और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में चेंजेस। अब सिर्फ ये जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है ये सोलली हमें हेल्प नहीं करता कैपिटलिज्म को एनालाइज करने में। इसके अलावा ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है ऑफ वेरियस सोसाइटल एस्पेक्ट्स। कैपिटलिज्म अकेला सिर्फ प्रोडक्शन स्ट्रक्चर ही नहीं है, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को एनालाइज करना ही सिर्फ कैपिटलिज्म नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है किसका, ऑफ वेरियस सोशल एस्पेक्ट, जैसे कि पॉलिटिकल, कम्युनल, कैसे वो हम फर्दर देखेंगे। सोशल फॉर्मेशन आर इंटरकनेक्टेड एंड मे एग्जिबिट कॉन्ट्राडिक्शन। जो सोशल फॉर्मेशंस है वो इंटरकनेक्टेड हैं और उसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी एग्जिबिट होती है दैट वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है विद इन इटसेल्फ। सोशल फॉर्मेशन में ये इंटरकनेक्टेड है, कैपिटलिज्म और सोसाइटी। सो कैपिटलिज्म सोलली हम प्रोडक्शन स्ट्रक्चर से नहीं समझ सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी के एस्पेक्ट को भी देखना जरूरी है। सो फोकसिंग ऑन ओनली विजिबल एस्पेक्ट्स लाइक रिडक्शनिज्म व्हिच ओवर सिंप्लीफाइज द एनालिसिस। जो अगर हम केवल सिर्फ विजिबल एस्पेक्ट जो है उस पर फोकस करेंगे, जैसे कि एस्पेक्ट्स रिस्क रिडक्शनिज्म, सिर्फ जो विजिबल एस्पेक्ट है जैसे कि अभी हमने देखा मार्केट और लेबर मशीनरी, अगर हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे तो जो रिस्क है रिडक्शनिज्म का वो बढ़ जाएगा। जैसे कि सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटी और इकोनॉमी, ये चीजें पॉलिटिकल, कम्युनल, ये ऐसे कॉजेस देखे नहीं जा सकते। सो दीज आर नॉट विजिबल एस्पेक्ट्स। सो अगर हम सिर्फ सोलली विजिबल एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे तो हमारे रिडक्शनिज्म का रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क रिडक्शनिज्म विच ओवर सिंप्लीफाइज द एनालिसिस, जिसमें जो एनालिसिस है वो ओवर सिंप्लीफाई हो जाता है सिर्फ विजिबल एस्पेक्ट्स के थ्रू। तो हमें सिर्फ विजिबल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करके सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटी पे भी फोकस करना है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल क्या है इसका, दैट ईच सोशल फॉर्मेशन हैज अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल इन्फ्लुएंसिंग ऑल एस्पेक्ट। हर एक सोशल जो फॉर्मेशन होता है, सोसाइटी होती है, जैसे अभी फ्यूडलिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, हर सोशल फॉर्मेशन में एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल होता है जो कि इन्फ्लुएंस होता है ऑल एस्पेक्ट्स से। वो एस्पेक्ट्स क्या है, लेट्स सी। प्रिमिटिव सोसाइटीज किनशिप नेटवर्क, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, ओल्ड सोसाइटी, उसमें किनशिप नेटवर्क था, एक किंग होता है, उसका नेटवर्क होता था, किंग सेंटर में होता था। ट्रिब्यूटरी जो सोसाइटीज होती हैं उसमें सेंट्रलाइज्ड रूलरशिप, जो रूलर है वो सेंटर में होता है, बाकी अदर स्टेट जो पेरिफेरी पे हैं वो टैक्स कलेक्ट करके अपने रूलर को देंगे, अपने जो सेंटर में रूलर बैठा है उसे मेन रूलरशिप प्रोवाइड करेगा। अब कैपिटलिज्म में कैपिटल विथ सेल्फ एक्सपेंडिंग एट्रीब्यूट्स, जो कैपिटल जिसके पास है वही सेंट्रल फिगर है कैपिटलिज्म में। कैपिटल खुद एक सेल्फ एक्सपेंडिंग एट्रीब्यूट है। सो डिफरेंस समझ में आ गया दैट एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल का होना जरूरी है हर सोशल फॉर्मेशन में। जिससे प्रिमिटिव सोसाइटी में किनशिप नेटवर्क होते थे, ट्रिब्यूटरी सोसाइटी में सेंट्रलाइज रूलरशिप। अब कैपिटलिज्म में क्या है, सेल्फ एक्सपेंडिंग कैपिटल है विथ सेल्फ एक्सपेंडिंग एट्रीब्यूट्स। अब हिस्टोरिकल जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या है, दैट आइडेंटिफाइंग हिस्टोरिकल स्पेसिफिक कोर्स within social formation is crucial to avoid reductionism। जो हिस्टोरिकली जो स्पेसिफिक कोर्स है सोशल फॉर्मेशन के अंदर, स्पेसिफिक कोर्स वो क्रूशियल है किसके लिए, रिडक्शनिज्म को रिड्यूस करने के लिए। स्पेसिफिक कोर्स मींस सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस ना करके समथिंग डिफरेंट स्पेसिफिक कोर्स दैट शुड बी फोकस्ड ऑन टू अवॉइड रिडक्शनिज्म। Next is that analysis should not treat all elements as equal। Analysis में हर element को equally treat नहीं करना चाहिए। Some principle dominate and shape societal structure। कुछ principle है जो dominate होते हैं, जो societal जो structure है उसको shape करते हैं। कुछ होते हैं जो dominate नहीं होते, तो हमें हर element को equally treat नहीं करना चाहिए। Next is critique of multi-axial analysis।
एक क्रिटिक है मल्टी एक्चुअल एनालिसिस का। दैट डैनियल बेल्स एनालिसिस प्रेजेंट सोसाइटी एज द थ्री डिस्टिंक्ट रियल। डैनियल बेल का जो एनालिसिस है वो सोसाइटी को थ्री डिस्टिंक्ट रियल्म से रिप्रेजेंट करता है। वो क्या क्या है? टेक्नो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटी, कल्चर, ईच विथ इट्स ओन प्रिंसिपल। सोसाइटी को थ्री डिस्टिंक्ट रियल्म में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज टेक्नो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें टेक्नो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो। सेकंड इज द पॉलिटी, जिसमें पॉलिटी का एस्पेक्ट देखा जाए। थर्ड रियल्म है कल्चर। इन तीनों को ऑब्जर्व करके ही हमें सोसाइटी का एनालिसिस करना चाहिए। कोई भी कैपिटलिज्म में किसी भी चीज का एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस अब डैनियल बेल की ये थ्योरी है, इनके ये थ्रू दिए गए ये थ्री रियल्म है, टेक्नो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटी एंड कल्चर। अब हर ईच विद इट्स ओन प्रिंसिपल, सबके खुद के ओन प्रिंसिपल्स हैं। However, this approach lacks clarity on how these realms interact under capitalism. अब डैनियल बेल ने ये एनालिसिस तो प्रोवाइड कर दिया तीन डिस्टिंक्ट रियल्म का सोसाइटी में, बट इस एनालिसिस में क्लैरिटी का लैक है, कमी है क्लैरिटी की। क्लैरिटी नहीं है इतनी टू अंडरस्टैंड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को समझने के लिए जो क्लैरिटी होनी चाहिए उसकी कमी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बता रखा है यहाँ पे दैट कि व्हाट डिफाइंस फंक्शनल रेशनैलिटी इन द इकोनॉमिक रियल्म। इकोनॉमिक रियल्म में जो फंक्शनल रेशनैलिटी है वो क्या डिफाइन करती है? दैट इज द अनक्लियर थिंग इन दिस होल एनालिसिस ऑफ डैनियल बेल्स। एंड व्हाट लेजिटिमाइज पॉलिटिकल प्रोसेस, जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस है उसको लेजिटिमाइट क्या करता है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रियल्म के लिए ये इनका क्वेश्चन है। that these questions unclear with respect to capitalism. The contradiction within society stem from the nature of capitalism itself, particularly its pursuit of surplus. जो contradiction है सोसाइटी के अंदर वो स्टेम होता है नेचर ऑफ कैपिटलिज्म से। नेचर ऑफ कैपिटलिज्म दैट इज टू मैक्सिमाइज वंस प्रॉफिट। जो कॉन्ट्राडिक्शन है सोसाइटी के अंदर वो नेचर ऑफ कैपिटलिज्म से ही अराइज होता है, पर्टिकुलरली इट्स परस्यू ऑफ सरप्लस। पर्टिकुलरली किससे? सरप्लस के परस्यू से। सरप्लस बढ़ेगा तभी प्रॉफिट बढ़ेगा किसी का। सो नेक्स्ट इज द यूनिक कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। ये क्या है यूनिक कॉन्ट्राडिक्शन कैपिटलिज्म का? कैपिटलिज्म फेसेस स्पेसिफिक कॉन्ट्राडिक्शन अराइजिंग फ्रॉम इट्स यूनिक सर्च फॉर जनरलाइज्ड सरप्लस, अनलाइक प्रीवियस सोसाइटीज whose contradiction stem from different sources, political or cultural arises. कैपिटलिज्म है कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्राडिक्शन फेस करता है जो अराइज होते हैं फ्रॉम इट्स यूनिक सर्च से अराइज होते हैं। यूनिक सर्च फॉर जनरलाइज सरप्लस से कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होते हैं जो कैपिटलिज्म फेस करने को मिलता है। अनलाइक previous societies whose contradictions stem from different sources. Unlike previous society की तरह न होकर ये कॉन्ट्राडिक्शन है वो डिफरेंट सोर्सेस जैसे कि पॉलिटिकल और कल्चर क्राइसिस से अराइज होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रलिटी इन एनालिसिस। कोई भी एनालिसिस में जो सेंट्रलिटी है उसकी कितनी की इंपॉर्टेंस है। विदाउट प्लेसिंग कैपिटल एट सेंटर, कैपिटलिज्म्स यूनिक कैरेक्टर एंड कॉन्ट्राडिक्शन बिकेम ऑब्स्क्योर। अगर हम कैपिटलिज्म को सेंटर पर नहीं रखते हैं तो कैपिटलिज्म का जो यूनिक कैरेक्टर है और जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो ऑब्स्क्योर हो जाएंगी, उनको समझना ऑब्स्क्योर हो जाएगा। तो क्रिटिकल मोमेंट है कैपिटलिज्म में वो अराइज होते हैं अनएक्सपेक्टेड फैक्टर से, बट अकर विद इन अ फ्रेमवर्क शेप्ड बाय कैपिटलिज्म। अनएक्सपेक्टेड फैक्टर से अराइज होते हैं क्रिटिकल मोमेंट्स, बट जो ये अनएक्सपेक्टेड फैक्टर से जो क्रिटिकल मोमेंट अराइज होते हैं ये विद इन अ फ्रेमवर्क ही अराइज होते हैं जो कि कैपिटलिस्ट लॉजिक को शेप करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन अदर रियल्म्स। इसका अदर रियल्म्स पे इन्फ्लुएंस क्या है? द स्टेट एंड आइडेंशियल स्ट्रक्चर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कैपिटल। जो स्टेट है वो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इन कैपिटल से इन्फ्लुएंस होता है, नॉट मेयरली इन अ मैकेनिकल वे बट थ्रू congruence with capital's operational relationship.
स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो कैपिटल से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, नॉट बिकॉज ये मैकेनिकल वे में इन्फ्लुएंस करता है, बट थ्रू कॉन्ग्रुएंस विद कैपिटल्स ऑपरेशनल रिलेशनशिप। कैपिटल का जो ऑपरेशनल रिलेशनशिप है उसके कारण ये कहीं ना कहीं स्टेट को स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज द स्टेट में एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मोटिव्स predating capital accumulation while still being influenced by capitalist motives। जो स्टेट है में एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मोटिव्स प्रीडेटिंग कैपिटल accumulation। स्टेट ऐसे एक्ट कर सकता है कि ये जो कैपिटल accumulation के मोटिव को प्रेडेट कर रहा है, इसके साथ साथ स्टिल बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय कैपिटलिस्ट इम्पेरेटिव्स। कैपिटल इम्पेरेटिव से इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस होते होते भी स्टेट एक्ट कर सकता है दैट ऑन बिहाफ ऑफ मोटिव्स predating capital accumulation। अब इंटरकनेक्शन ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रियल्म ये हम देखेंगे आगे, दैट कि क्या इंटरकनेक्शन है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रियल्म का। जो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती थी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज आर इंटरवीन विदाउट क्लियर बाउंड्रीज। इन प्री कैपिटल सोसाइटी में जो इकोनॉमी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो इंटरवीन नहीं करती थी विदाउट क्लियर बाउंड्रीज के। अगर कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है तो इकोनॉमी और पॉलिटिकल एक्टिविटी एक दूसरे में इंटरवीन नहीं करती प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट से पहली सोसाइटी। अब जैसे इमर्जेंस ऑफ एन इकोनॉमिक रियम रिक्वायर्स अ रिलिंक्विशमेंट ऑफ सम पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लीडिंग टू रिजाइम वेयर कॉमर्स अफेयर्स ऑटोनॉमस। जब इकोनॉमिक रियल्म का इमर्जेंस होता है तो इसके लिए एक रिलिंक्विशमेंट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का इन्फ्लुएंस देखने को हमें मिल सकता है, जिसके कारण लीडिंग टू अ रिजाइम एक ऐसे रूल को लीड करता है जो जहां कॉमर्स ऑपरेट करने लग जाता है। कॉमर्स कैपिटल या फिर इकोनॉमिक रियल्म है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है ऑटोनोमसली। ये इकोनॉमिक रियल्म के इमर्जेंस के बाद। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है देखने को मिल सकती है, दैट फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर mercantile estates begin to flourish, laying the groundwork of capitalism। जैसे ही रोमन एम्पायर कोलैप्स होती है, मर्सेंटाइल जो मर्चेंट स्टेट है वो फ्लरिश करना स्टार्ट कर देती है और कैपिटलिज्म के लिए ग्राउंड वर्क ले हो जाता है, ग्राउंड वर्क मिल जाता है कैपिटलिज्म को। बाय द लेट फ्यूडल पीरियड, जैसे ही लेट फ्यूडल पीरियड आता है, मर्चेंट ट्रेडर्स गेन प्रोमिनेंस। मर्चेंट ट्रेडर्स को प्रोमिनेंस इंपॉर्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है, सिग्नलिंग द ट्रांसिशन टुवर्ड्स कैपिटलिज्म स्ट्रक्चर, जो कि एक सिग्नल दिखाता है टुवर्ड्स कैपिटल स्ट्रक्चर के ट्रांजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर टुवर्ड्स कैपिटल स्ट्रक्चर। बाय ड्यूअल स्ट्रक्चर इन सोसाइटी, टू राइवलरी स्ट्रक्चर आर इमर्ज। ड्यूअल स्ट्रक्चर इन सोसाइटी देखने को मिल सकता है दैट वन एक टू राइवलरी स्ट्रक्चर इमर्ज होते हैं। वन रिटेन्स एंशिएंट पॉलिटिकल पावर एंड इन्फोर्सेस स्टेट विल। फर्स्ट है वो एंशिएंट जो पॉलिटिकल पावर है वो उससे जो इन्फोर्स होती है स्टेट विल उसको इंडिकेट करता है, और अदर वन है वो इवॉल्व होता है इनटू एन ऑटोनोमस इकोनॉमिक रियल्म रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली ऑपरेशन एंड सरप्लस क्रिएशन। तो डुअल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। फर्स्ट इज फ्रॉम पॉलिटिकल पावर, सेकंड इज द इकोनॉमिक रियल्म दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली ऑपरेशन और सरप्लस जनरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ठहराता है उनको। फर्स्ट इज द पॉलिटिकल पावर जो इन्फोर्स करती है स्टेट की विल को। पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक लॉस, अब ये क्या है, दैट द बर्गुइज अचीव पॉलिटिकल राइट्स दैट लिमिटेड स्टेट पावर ओवर इंडिविजुअल प्रोस्पेरिटी फोस्टरिंग अ लिबरल पॉलिटी। जो बर्गुइज या मिडिल क्लास है, मर्चेंट क्लास, बर्गुइज ना मर्चेंट क्लास है, अचीव पॉलिटिकल राइट्स, उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल गए जिससे स्टेट पावर है वो लिमिटेड हो गई ओवर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जिसके कारण एक लिबरल पॉलिटी है वो फोस्टर हुई। सो साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ जो स्टेट है वो डायरेक्ट एक्सेस टू सरप्लस जो उसका था वो लॉस कर देती है अपना। स्टेट यहाँ पे कंट्री है,
और बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक ऑपरेशन फॉर रेवेन्यू जनरेशन, और रेवेन्यू जनरेशन के लिए इकोनॉमिक ऑपरेशंस पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या है इसका, दैट स्टेट कैपिटल रिलेशनशिप का रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और कैपिटल के इज कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल डिपेंडेंस। स्टेट और कैपिटल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल डिपेंडेंस से कैरेक्टराइज किया जाना चाहिए, दैट कि स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए कैपिटल अक्यूमुलेशन के लिए आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट रेदर देन वीकनेस। सेल्फ इंटरेस्ट से बाहर निकलकर उन्हें कैपिटल अक्यूमुलेशन के लिए सपोर्ट करना चाहिए रेदर देन कि उसकी वीकनेस के। With this, the first, second, third part of this chapter ended here. Next, the fourth and fifth part we will do in our next part. So this is all for today. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe if you understand anything from my video. So this is all for today. Thank you for watching.